हेलो स्टूडेंट्स, आज से 12th बोर्ड का नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो चैप्टर होता है वो 4 अंक का होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल अवश्य आता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्यूशन यानी विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, और तीसरा जो चैप्टर है वो कौन सा है, रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक। इन 3 चैप्टर में से क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल हम टॉपिक के साथ साथ करते चलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो टॉपिक होता है वो होता है अभिक्रिया का वेग या दर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, क्या होती है अभिक्रिया की वेग या दर। तो हमने कहा कि माना कोई रिएक्शन A + B = C + D ऐसे संपन्न हुई, तो ये लेफ्ट तरफ जो होते हैं, इधर से एरो के लेफ्ट तरफ जो होते हैं उनको क्या कहते हो आप, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। ये क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद। या हम दूसरे वे में कहें कि माना कोई रिएक्शन आर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। तो हमने कहा इसकी डेफिनेशन के लिए कि ये अभिकारक से उत्पाद बना है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक या उत्पाद की जो है सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। तो हमने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग या दर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का वेग या दर। तो हमने डेफिनेशन लिख दी अभिक्रिया का वेग या दर की, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग या दर के लिए फॉर्मूला लिखें तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। हमने ऐसे कह दिया। अब जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो हम क्या देखते हैं कि अभिकारक की सांद्रता तो घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो हम क्या देखते हैं कि अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, अभिकारक कम होते जाएंगे। उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमने कहा जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता तो घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे ही एक परख नली में हमने दूसरा पदार्थ मिलाया तो रिएक्शन संपन्न होती है, अभिकारक से तुरंत क्या बनना चालू हो जाता है, उत्पाद बनना चालू हो जाता है। तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण बात आपको इसमें क्या याद रखनी है कि जब अभिकारक की सांद्रता घट रही है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अभिकारक की जो सांद्रता का जो परिवर्तन है उसको तो हम नेगेटिव साइन से व्यक्त करेंगे, नेगेटिव साइन, जबकि उत्पाद की जो सांद्रता परिवर्तन है उसको हम धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो हमारे लिए चैप्टर में काम आएगी। हमने कहा जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है
अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसलिए अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन को हम ऋणात्मक चिन्ह से तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करेंगे? धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब हमने क्या कहा, यदि सांद्रता एवं समय में ग्राफ खींचें हम, सांद्रता एवं समय में अगर मैंने ग्राफ खींचा तो क्या हुआ, ये लो, ये सांद्रता और ये ले लिया मैंने समय। तो हमने कहा कि अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, तो इसका मतलब हमने ऐसे लिया इसको, देखिए अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी। ये लो, अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट को। अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने कहा कि जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है, इसलिए हमने इसको घटते हुए ग्राफ में शो कर दिया, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट को शो करेगा। और जहां अभिक्रिया की जो दर है, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते थे? अब साम्य अवस्था कहते थे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है, उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसलिए अभिकारक के जो सांद्रता परिवर्तन है उसको हम ऋणात्मक चिन्ह से तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। इसलिए सांद्रता और समय में अगर हमने ग्राफ खींचा तो अभिकारक के संदर्भ में जो क्या है, जो सांद्रता परिवर्तन है वो वेग जो है वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और उत्पाद के सांद्रता जो परिवर्तन है उसमें उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, तो इसलिए क्या बढ़ती जाएगी? ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम वेग की बात करें, वेग एवं समय में अगर हम ग्राफ खींचें, वेग एवं समय में ग्राफ, वेग एवं अगर हम समय में ग्राफ खींचेंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है वो समय के साथ हमेशा ही घटेगा। जैसे ही आपने क्या है पदार्थ मिलाया तो बुलबुले से उड़ते हैं, तुरंत ही क्या होती है? रिएक्शन फास्ट होती है। कुछ समय के बाद वो जो वेग है उसका क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो हमने कहा सांद्रता के रेस्पेक्ट में अगर सांद्रता और समय में ग्राफ खींचे तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की बढ़ेगी। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग है वो हमेशा ही क्या होगा? घटेगा समय के साथ। तो हमने यहाँ पर अगर ग्राफ खींचा तो ये देखिए, ये किस किस में ग्राफ खींच रहे हैं हम? वेग में और समय में। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो तो समय के साथ निरंतर ही क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो सांद्रता और समय के मध्य में ग्राफ ये हो गया, और समय और वेग के मध्य में जो ग्राफ है वो ये है। अभिक्रिया का जो वेग है वो समय के साथ हमेशा ही क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो हमने कहा कि जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसलिए अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन को हम ऋणात्मक चिन्ह से तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं? धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो हमने देखा, माना ये रिएक्शन है R = प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अभिकारक के संदर्भ में वेग या दर बराबर कहें, या अपन ऐसे कह दें कि अभिकारक क्या होगा? हमेशा घटता है। तो इसका मतलब हमने कहा अभिकारक के विलुप्त होने की दर या ऐसे कह दिया वो बराबर किसके होगी? d/dt और किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये समय आ गया।
सांद्रता में परिवर्तन dr, और अभिकारक के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो यहाँ पर हमने किसका चिन्ह लगा दिया, ये माइनस का। इसको अपन डेल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, परिवर्तन के में डेल्टा r अपॉन डेल्टा t समय अंतराल यानी परिवर्तन। तो सांद्रता अभिकारक R की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए हमने किसका साइन लगाया यहाँ पर, माइनस का। अगर हम बात करें इसी बात को उत्पाद के रेस्पेक्ट में देखें अपन, उत्पाद के संदर्भ में वेग या दर, या अपन ऐसे कह दें उत्पाद तो क्या होगा, बनेगा, तो उत्पाद के बनने की जो दर है वो बराबर किसके आ जाएगी, d अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, P। सांद्रता ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता की जगह अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सांद्रता को। ये किसकी सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता, और ये किसकी है, अभिकारक की सांद्रता। अब यहाँ पर हम साइन किसका लगा देंगे बताओ, पॉजिटिव। क्यों लगाया, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है तथा उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन को हम माइनस से तथा उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम धनात्मक चिन्ह से व्यक्त। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक होता है अभिक्रिया वेगों की इकाई, अभिक्रिया वेग या दर की इकाई या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स निकालना चाह रहे हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी इकाई की बात करें तो हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है वो अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। यानी कि हम अगर इसकी यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो हमने कहा अभिक्रिया का वेग या जो दर है वो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, सांद्रता बटे समय। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी यूनिट निकाल लेंगे। तो हमने इसकी इकाई के लिए सांद्रता के लिए कहा सांद्रता तो C बराबर n अपॉन B होता है। इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी C बराबर हमने कहा n मोल, मोल का मतलब ये आयतन लीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है सांद्रता की, मोल लीटर इनवर्स। सांद्रता की इकाई क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स। तो सांद्रता की जगह हमने क्या लिख दिया, मोल लीटर इनवर्स, और समय के लिए क्या लिखा, सेकंड। तो ये यूनिट जैसे ही लेंगे ऊपर तो क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। ये इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछ ली जाती है ये यूनिट कि अभिक्रिया के वेग या दर की इकाई लिखिए। तो अभिक्रिया के वेग या दर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। अब हमने क्या कहा, यदि गैस की बात हो, गैस दी हुई है तो गैसों की जो सांद्रता है, गैसों की सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि गैसों की सांद्रता दी हुई है तो गैसों की जो सांद्रता होती है तो उसको हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, आंशिक दाब के रूप में। यदि अगर आपके लिए क्या दे रखी है, गैस, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब अभिक्रिया वेग या दर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आंशिक दाब बटे समय। सांद्रता की स्थान पर हमने क्या रख दिया है, आंशिक दाब। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, आंशिक दाब को कहा हमने एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और समय के लिए क्या कह दिया, सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट भी पूछी जा सकती है कि गैसों की
जब सांद्रता को हम आंशिक दाब के रूप में रिप्रेजेंट करें तो उसकी जो यूनिट होती है अभिक्रिया के वेग या दर की वो क्या हो जाएगी, वायुमंडल सेकेंड इनवर्स या एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स हो जाती है। अगला टॉपिक होता है इसमें अभिक्रिया वेगों के प्रकार। तो अभिक्रिया वेगों के प्रकार की बात करें तो अभिक्रिया जो वेग होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक तो होता है औसत वेग, दूसरा है ताक्षणिक वेग, और अगला होता है प्रारंभिक या आरंभिक वेग। तो देखिए औसत वेग क्या होता है कि निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य, निकट के किन्हीं 2 समय के मध्य अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा, उसका औसत वेग कहलाता है। निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य अभिक्रिया का जो वेग है वो उसका क्या कहलाएगा, औसत वेग कहलाएगा। यानी अगर हम एक ग्राफ खींचें किसमें, सांद्रता और समय में एक ग्राफ खींचें, अभिकारक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो निरंतर समय के साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो किसके रेस्पेक्ट में खींचा है ये हमने ग्राफ, अभिकारक के संदर्भ में। तो अभिकारक की सांद्रता निरंतर क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। औसत वेग की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। तो निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य, निकट के किन्हीं 2 समय लिए हमने, देखे एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, इनको मिलाया तो देखिए निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य, ये लो ये माना T1 और ये क्या है T2, और इस पर सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो T1 पर सांद्रता माना क्या है C1 और समय T2 पर सांद्रता क्या है C2 है। निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य, ये 2 समय हैं, इनके मध्य अभिक्रिया का जो वेग है उसी को क्या कहेंगे हम, औसत वेग कहेंगे। ये 2 का अंतर है समय का, तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा टी से, और ये सांद्रता का अंतर है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, डेल्टा सी से। तो निकट के किन्हीं 2 समयों के मध्य अभिक्रिया का जो वेग है वो उसका क्या कहलाता है, औसत वेग। इन 2 समयों के मध्य अभिक्रिया का जो वेग रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका औसत वेग। अब औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, इनके लिए एक महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि तीनों के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। इनसे ये न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो उसमें याद रखना है कि चाहे औसत वेग पूछे, चाहे ताक्षणिक वेग पूछे या प्रारंभिक वेग पूछे, तीनों के फॉर्मूले सेम होंगे, तीनों की यूनिट भी सेम होगी। ये बात इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है। यानी कि अगर इसके लिए हम जैसे औसत वेग कह रहे हैं तो औसत वेग बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सी की कंसंट्रेशन, और ये हमने क्या कहा है, प्लस माइनस का साइन लगाया। इसका मतलब, माइनस का मतलब तो अभिकारक के संदर्भ में और प्लस का मतलब उत्पाद के संदर्भ में। अभी माइनस का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो हमने क्या कहा कि औसत जो वेग है, जब हम किसकी रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभिकारक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अभिकारक के संदर्भ में औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये लिख देंगे हम। अगर यही बात अगर आपसे उत्पाद के संदर्भ में पूछी जाए तो औसत वेग क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी।
तो अभिकारक के लिए संदर्भ में हमने माइनस का साइन लगा दिया और उत्पाद के संदर्भ में किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। जब हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, दोबारा से सुन लीजिए, जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम तो औसत वेग पूछे, चाहे ताक्षणिक वेग पूछे या प्रारंभिक वेग पूछे या सामान्य वेग ही पूछ लिया, तो हमको क्या करना है कि एक ही फॉर्मूला अपनाना है। अभिकारक के रेस्पेक्ट में तो माइनस का चिन्ह और उत्पाद के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन लगाना है। हमने क्या कहा कि ताक्षणिक वेग की बात कर रहे हैं, तो ताक्षणिक वेग के लिए हमने कहा कि किसी निश्चित समय कह दें या किसी समय विशेष पर अभिक्रिया का वेग उसका क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं, किसी समय विशेष पर, तो किसी समय विशेष ले लिया हमने, तो ये समय विशेष की बात कर रहे हैं। अगर हमने ग्राफ खींचा तो देखिए ये इधर सांद्रता ले ली और ये क्या है, समय। सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचें तो हम कह रहे हैं अभिकारक की सांद्रता निरंतर घटती जाती है, तो ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ग्राफ लिया और किसी भी निश्चित समय पर या किसी समय विशेष पर जो अभिक्रिया का वेग है वो उसका क्या कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा। यानी ताक्षणिक वेग बराबर हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस dc/dt या डेल्टा c/डेल्टा t भी लिख सकते हैं। ये हमने अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए स्मॉल d लिख दिया। तो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए ताक्षणिक वेग जब अपन लिखेंगे प्लस माइनस dc/dt, माइनस जब अपन ताक्षणिक वेग अभिकारक के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो वो साइन क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा dc/dt, और उत्पाद के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, प्लस dc/dt। तो ये ताक्षणिक वेग हो गया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बताओ, प्रारंभिक वेग की। तो प्रारंभिक वेग तो क्या हो गया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ का वेग तो क्या कहलाएगा, उसका प्रारंभिक वेग। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ का वेग उसका क्या बन जाएगा, प्रारंभिक वेग बन जाएगा। यानी t बराबर 0 समय की बात कह दें हम। दूसरे वे में हमने कहा कि t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग उसका क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। यानी हमने कहा अभिक्रिया के प्रारंभ का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। यानी अगर हम ग्राफ खींचें इसमें सांद्रता और समय में अगर हम ग्राफ खींचें, किसके रेस्पेक्ट में खींचा है ये मैंने, अभिकारक रिएक्टेंट के संदर्भ में खींचा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता निरंतर क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब देखिए t बराबर 0 समय की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर t बराबर क्या है, 0 है। t बराबर क्या है, 0 समय पर जो अभिक्रिया का वेग अगर कैलकुलेट करेंगे ये उसका क्या कहलाएगा, बताओ, प्रारंभिक वेग। तो हमने लिखा कि प्रारंभिक वेग बराबर तो क्या हो जाएगा, वही प्लस माइनस डेल्टा c/डेल्टा t, डेल्टा c/डेल्टा t। तो ये हो गए अभिक्रिया वेगों के प्रकार। 3 प्रकार के अभिक्रिया वेग होते हैं, कौन कौन से, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। में अगला जो टॉपिक होता है, अगला टॉपिक क्या होता है, अभिक्रिया वेग समीकरण, या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अवकल वेग समीकरण के रूप में क्या करेंगे, अपन व्यक्त करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके वेग समीकरण के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो हमने कहा, माना कोई रिएक्शन, ये एग्जाम्पल है एक, कि A प्लस V इक्वल टू C प्लस D, ऐसे बना। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें अभिकारक क्या हैं, ये हैं, ये क्या हैं, अभिकारक, और ये क्या हैं, उत्पाद। तो हमने कहा कि अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन को हम ऋणात्मक चिन्ह से शो करेंगे
और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करेंगे, धनात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको। देखिए तो हमने क्या कहा कि एक ही बात कर रहे हैं हम, किसी के लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया का वेग या दर, ये निकालना चाह रहे हैं हम। एक कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पहले क्या निकालेंगे, उनकी अलग अलग निकालेंगे, या उसके लिए एक फॉर्मूला बता दें हम कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जब वेग या समीकरण लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अभिकारक या उत्पाद के विलुप्त या बनने की दर क्या है, और उसमें भाग दे देंगे हम रसायमितीयकरण गुणांक का, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभिकारक की सांद्रता तो विलुप्त होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाएगी, बनती जाएगी। तो हमने कहा फॉर्मूले में अभिकारक या उत्पाद के विलुप्त होने की दर बटे रसायमितीकरण गुणांक यानी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या दे देंगे, उसमें भाग दे देंगे। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, आगे जो मोल लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, इसके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक। इसमें क्या है, सभी में एक एक हैं। तो हमने देखा कि इस रिएक्शन के लिए ए के बनने की दर, सॉरी ए के विलुप्त होने की दर, ए क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो ए के विलुप्त होने की दर बराबर क्या हो जाएगा कि डेल्टा ए की सांद्रता अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर साइन किसका लगा दिया हमने, माइनस का, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये हमने साइन किसका लगा दिया, यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। ऐसे ही हमने बी की बात की, तो बी भी क्या होगा, विलुप्त होगा। तो विलुप्त होगा तो हमने यहाँ पर कहा माइनस डेल्टा बी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, ऐसे कह दिया। ऐसे ही अगर हमने कहा कि सी क्या होगा, सी के बनने की दर, सी के बनने की दर, तो सी के बनने की दर क्या कहलाएगी, बराबर ये क्या कहा हमने, पॉजिटिव साइन लगा देंगे हम यहाँ पर, डेल्टा सी की सांद्रता बटे डेल्टा टी। ऐसे ही डी के बनने की दर जो है वो क्या हो जाएगी, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये हमने अलग अलग निकाल दी, जो क्या होंगे, जिस अभिकारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बनते हैं। तो जो दर आएंगी वो क्या आएंगी, आपस में बराबर आएंगी। तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन को यानी अवकल वेग समीकरण या वेग समीकरण लिखना चाह रहे हैं इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का वेग समीकरण क्या हो जाएगा, वो वेग समीकरण क्या होगा, देखिए कि माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ए की कंसंट्रेशन बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी बी की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी किसकी कंसंट्रेशन, सी की, और लेकिन यहाँ पर साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, उत्पाद चालू हो गए। ये डी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी किसकी कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन। अगर अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ठीक कोई रिएक्शन है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, a+2b = 3c, ऐसे बना। अब ये जो लगे हुए हैं आगे, ये क्या कहलाते हैं, इसके स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहलाते हैं। तो इसके लिए जब अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये अभिकारक हैं दो, तो माइनस का साइन लगाया मैंने, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी ए की कंसंट्रेशन बराबर माइनस, ऐसे लिखते हैं हम डेल्टा अपॉन डेल्टा टी किसकी कंसंट्रेशन, बी की,
लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिकरण जो गुणांक है उसका क्या दे देंगे हम, इसमें भाग दे देंगे। तो कितने का भाग लग जाएगा, 2 का। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हमने -1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, यानी मोलों की संख्या से आपको क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो बराबर करके हमने लिखा, ये उत्पाद चालू हुए। उत्पाद के लिए हमने किसका साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, ये कितने मोल हैं, 3। तो इन 3 मोल से क्या दे दिया है हमने, भाग दे दिया। तो ये इस अभिक्रिया के लिए क्या आ गया, वेग समीकरण प्राप्त हो गया। इसको अपन अगर आप डी की फॉर्म में लिखना चाहो तो डी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ये लो डी अपॉन डी टी और सी की सांद्रता। ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला एग्जाम्पल, कई बार बोर्ड में आ लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ लिया। तो इसके लिए हम वेग समीकरण या अवकल समीकरण लिखना चाह रहे हैं। तो वही याद रखना है कंसेप्ट, अभिकारक के लिए माइनस का साइन लगाना है और उत्पाद के लिए किसका साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। और मोलों की संख्या को से उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो हमने लिखा इसके लिए कि माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, N2 की सांद्रता, बराबर माइनस, ये मोलों की संख्या आ गई 1/3, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, H2 की सांद्रता। मोलों की संख्या आगे लगी होगी, इसको नहीं करना है, ध्यान रखना है। बराबर प्लस आ गया, उत्पाद आ गया, मोलों की संख्या 1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये किसकी सांद्रता आ गई, NH3 की सांद्रता। तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे। अगला देखें हम H2 + I2 के लिए हमने कहा यहाँ माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, H2 की सांद्रता, बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, I2 की सांद्रता, बराबर उत्पाद चालू हो गए, प्लस 1/2 मोलों की संख्या से हमने क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, HI की सांद्रता। अब हमने क्या किया, इसके लिए वेग समीकरण लिखा। तो माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, PCl5 की सांद्रता, बराबर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, PCl3 की सांद्रता, बराबर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, Cl2 की सांद्रता। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वेग समीकरण। यदि इसके लिए वेग समीकरण लिखना चाहें तो हम माइनस 1/, क्या हो जाएगा, 5 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, Br- की सांद्रता। अगला देखें, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, BrO3- की सांद्रता, बराबर माइनस 1/6 हो जाएगा ये। डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, H+ की सांद्रता, बराबर 3 आ जाएगा, प्लस 1/3 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, Br2 की सांद्रता, और बराबर क्या लिख देंगे, प्लस 1/3 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, H2O की सांद्रता। ये इसके लिए वेग समीकरण हो गया। अगला देखें, इसके लिए वेग समीकरण लिखेंगे तो क्या कहेंगे, माइनस 1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, SO2 की सांद्रता, बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, O2 की सांद्रता, बराबर प्लस 1/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, किसकी सांद्रता, SO3 की सांद्रता। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर वेग समीकरण आ रहा है आपके लिए तो इस प्रकार से लिखोगे। क्या याद रखना है कि अभिकारक के लिए माइनस का साइन और उत्पाद के लिए प्लस का साइन लगाना है तथा मोलों की संख्या से क्या दे देंगे, उसमें भाग दे देंगे। देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके आधार पे।
वेग समीकरण के आधार पे न्यूमेरिकल कैसे आता है। हमने कहा कि कोई रिएक्शन है 3A, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका कि कोई रिएक्शन है 3A = 2B + C। इसके लिए उसने क्या दिया हुआ है, A के विलुप्त होने की दर। तो A के विलुप्त होने की जो दर दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि -d/dt कह दें, या डेल्टा की फॉर्म में आप लिख रहे हो तो डेल्टा/ΔT A की सांद्रता, और ये बराबर कितनी दे रखी है उसने 0.01 मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। पूछा क्या है आपसे कि B के बनने की दर क्या होगी। B के बनने की दर बन रहा है तो पॉजिटिव, क्योंकि उत्पाद है ये पूछा है आपसे। और पूछा है कि C के बनने की दर क्या होगी, ये निकालना है। एक वैल्यू दे रखी है, दो निकालनी है। तो इसका मतलब हमको इसमें क्या लगाना है, वेग समीकरण। बनने और विलुप्त होने की बात कहे तो आपको क्या लगाना होगा, वेग समीकरण। तो हमने इसके लिए वेग समीकरण लिखा। इस रिएक्शन के लिए वेग समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1/3 ΔT A की सांद्रता बराबर प्लस 1/2 ΔT B की सांद्रता बराबर प्लस ΔT और किसकी सांद्रता, C की सांद्रता। इस वेग समीकरण से देखें अपन, ये मान दे रखा है, कौन सा वाला, ये वाली वैल्यू दे रखी है। अब ये दे रखी है, ये दोनों निकालनी है। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसको इसके बराबर कर देंगे और एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, या ये निकल जाएगा जब इसके बराबर भी कर सकते हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि इससे निकाला ये कि हम क्या देख रहे हैं कि -1/3 ΔT = तो किसके बराबर दिखाई दे रहा है, 1/2 ΔT किसके, B के। ये आ गया, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि देखिए प्लस ΔT ये भी ले दिया बराबर, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2/3 ΔT A की क्या आ गई, कंसंट्रेशन। ये माइनस जो साइन है वो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा, और अभिकारक और उत्पाद को रिप्रेजेंट करेगा कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है या बढ़ रही है। नेगेटिव के लिए अभिकारक की सांद्रता घटेगी और उत्पाद के लिए अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है साइन से। तो हमने कहा देखिए -2/3 और इसका तो मान है, देखिए माइनस की फॉर्म में ही था, कितना था 0.01 है इसकी वैल्यू। तो हमने माइनस को भी हटा दिया, गुणा कितना कर दिया, ये कितना हो गया 0.01। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 2/3 गुणा 10⁻² हो गया। ये 0.01 का मतलब क्या हो गया, 10⁻² अब 2 में इस 3 का भाग देंगे तो कितना आंसर आ गया, 0.66 गुणा 10⁻²। यूनिट क्या लग जाएगी, वो दर की, वेग की, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये वाली यूनिट ही लग जाएगी। तो ये हमने किसके रेस्पेक्ट में निकाल लिया, देखिए इसकी वैल्यू आ गई कि B कितना विलुप्त हो रहा है। B के विलुप्त होने B के बनने की दर, B के बनने की दर निकाल ली हमने। अब किसकी निकालने, C के बनने की दर। C के बनने की जब दर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या इसको किसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो। दोनों के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, देखिए जैसे इसको मैं इसके बराबर कर रहा हूँ, 1/2 ΔT B बराबर ΔC की सांद्रता बटे ΔT, और ये निकालना ही चाह रहे हैं हम, दोनों ही पॉजिटिव में है वैल्यू।
तो ये जैसे ही निकाला तो देखिए क्या आ गया, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/2 डेल्टा बी। इसका मान अभी हमने निकाला है, कितना है 0.66 गुणा 10⁻⁻2। 2 से ये 0.33 बार कट गया। आंसर क्या आ गया इसका, देखिए 0.33 गुणा 10⁻⁻2 यूनिट क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अगला न्यूमेरिकल देखिए 2020 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें देखें हम R=P, ये कोई रिएक्शन है, इसके लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोल से, यानी R1 मान लें या C1 मान लें, सांद्रता के लिए हम कह दें R1 भी मान सकते हो और C1 भी मान सकते हो। तो C1 जैसे अगर कह रहे हो आप, तो C1 सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 0.03 m से कितनी हो जाती है 0.02 m, और इसके लिए ऐसा करने पर समय कितना लग रहा है 25 मिनट लग रहा है। तो औसत वेग की गणना करनी है आपको, औसत वेग निकालना है, और वो किस में निकालना है, एक बार तो मिनट में और एक बार सेकंड में। तो यही इस सेम क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो औसत वेग के लिए जब बात करेंगे तो इस रिएक्शन के लिए औसत वेग क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये दो का अंतर है। तो हमने कहा इस डेल्टा सी के लिए औसत वेग बराबर, देखिए अब मिनट में पहले गणना करना चाह रहे हैं, क्योंकि वैल्यू किस में दी हुई है, मिनट में। तो पहले मिनट में निकालने हम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट के लिए हमने क्या कहा, माइनस डेल्टा सी, माइनस का मतलब माइनस ये साइन, और ये क्या आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 तो डेल्टा टी ही दिया हुआ है उसने अंतराल। तो हमने कहा माइनस C2 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25, या इसको ऐसे लिख दें माइनस, इसमें से ये गया तो 0.01 अपॉन 25, किसका बच गया, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 0.01 अपॉन कितना आ गया 25। 25 का भाग जब इसमें दोगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ऊपर 0.01 अपॉन 25 है, जैसे हमने क्या किया ऊपर नीचे कितने का गुणा कर लिया, 100 का गुणा कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 गुणा 10⁻⁻4, वेग की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आ गया, ये किस में, सॉरी मिनट इनवर्स, ये किस में आंसर आया है, मिनट इनवर्स में। हम इसको सेकंड इनवर्स में निकालना चाह रहे हैं। तो सेकंड इनवर्स में देखिए क्या हो जाएगा ये आंसर, कि 4 गुणा 10⁻⁻4, कितने का भाग दे दोगे आप, 60 का। देखिए 60 का गुणा करने का आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, 60 का गुणा कब करते, जब ये राशि नीचे नहीं होती, ये इनवर्स लगा हुआ है, इसका मतलब भाग देना है। गुणांक उल्टा कर देते हैं, इनवर्स में हो तो, इनवर्स में है इसलिए हमने किसका भाग दे दिया, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दे दिया। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, ये कितनी बार 2 और ये 3 बार, 2/3 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया 0.66, 2 का भाग इसमें 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा 0.66। ये राशि ऊपर गई तो कितना आ गया 10⁻⁻5, और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -6 की पावर में। तो ये आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आप आसानी से कर सकते हो। हमने जो NCERT या राजस्थान बोर्ड की जो बुक में जो क्वेश्चन थे वही एग्ज़ाम के लिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है किस में आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है 2020 राजस्थान बोर्ड। धन्यवाद।